नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गुंडागर्दी पार्ट 4। तुम किसी भी हालत में मेरे साथ नहीं जाओगे। मैं खामखा तुम्हें मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। एक बात सुन लो, 100 बार सुन लो। मुझे मौत के मुंह में नहीं भेज सकते, लेकिन खुद जा सकते हो। हाँ, देवराज चौहान ने उसे घूरा और तेज तेज कदम उठाता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। जगमोहन क्रोध में उठकर उसके पीछे जाने लगा तो कंवरपाल यादव ने उसकी बाह पकड़ ली। जगमोहन ने उसे देखा। देवराज चौहान नहीं मानेगा, लेकिन इसका अकेले जाना ठीक नहीं। तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, लेकिन देवराज चौहान अपनी जगह भी सही है कि मरना है तो एक ही मरे, दो क्यों मरे। तुम्हारा मतलब है कि इसे अकेले जाने दूं? जगमोहन ने दांत खींचे। नहीं, यादव ने शांत स्वर में कहते हुए सिर हिलाया। यह जाएगा तो अकेला ही, लेकिन वहां पर इसे हमारा भी साथ मिलेगा। हम दोनों अपने ढंग से योजना बनाकर वहां पहुंचेंगे। देवराज चौहान अपने ढंग से काम करेगा और हम अपने ढंग से। हम सबका मकसद तो उन लोगों को खत्म करना होगा। यूँ सोचो कि हम तीनों वहाँ एक ही काम कर रहे होंगे, बस एक साथ नहीं होंगे, बिखर कर काम कर रहे होंगे। जगमोहन को यादव की बात जची। सुबह के 6 बज रहे थे। देवराज चौहान अपनी योजना के मुताबिक जगमोहन और कंवरपाल यादव के साथ केशवपुरम की सीमा से कुछ पहले सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे थे। निगाहें केशवपुरम की सीमा पर थी। हमारा इंतजार 4 घंटे लंबा भी हो सकता है, यादव बोला। क्या मालूम वह लोग कब आना शुरू करेंगे। जगमोहन ने सिर हिलाया। उन लोगों ने एक साथ नहीं आना, सब ने अपने अपने ढंग से अलग अलग रास्तों से आना है। देवराज चौहान कह उठा। कौन कब आएगा और आने की शुरुआत कब होगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अभी रुक रुक कर उनकी कारों का निकलना शुरू हो जाए। हमारा यह इंतजार ही हमारी जीत का हिस्सा बनने जा रहा है। तभी कंवरपाल यादव हंस पड़ा। दोनों ने उसे देखा। तुम हंसे क्यों? जगमोहन बोला। बात ही हंसने वाली है। क्या? मैं गुंडागर्दी डिपार्टमेंट वालों के बारे में सोचकर हंसा कि हरामजादों को पुलिस की परवाह नहीं, सरकार की परवाह नहीं, किसी भी बात से डर नहीं। डर बैठा हुआ है तो अकेले इंसान देवराज चौहान से। उनका सारा मैनेजमेंट हिल गया। आज इस खतरनाक डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ओहदेदार केशवपुरम में सिर्फ इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि देवराज चौहान से कैसे निपटकर अपनी हुकूमत को बचाया जा सके। अगर तुम्हारे जैसे 2-4 और पैदा हो जाए और सरकार के लिए ऐसे लोगों से निपटने के लिए फ्रीलांस काम करना आरंभ कर दे, तो देश में कोई भी खतरनाक संस्था न पनप सके। देवराज चौहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गर्दन घुमाकर सीमा की तरफ जा रही सड़क पर निगाहें टिका दी। तुम्हें अपना वायदा याद है ना? वायदा? कैसा वायदा? इतनी जल्दी भूल गया? जगमोहन ने आंखें सिकोड़ी। हमारे यह काम करने के पीछे यह शर्त थी कि दिल्ली में कभी वारदात के समय हम फंसे तो तुम हमें बचाओगे। हाँ, याद है। यादव ने सिर हिलाया। तुम लोगों के वायदे के साथ मेरी भी एक शर्त थी कि उस स्थिति में ही तुम लोगों को बचाऊंगा, जबकि तुम लोगों को बचाने के बाद मैं सुरक्षित रह सकूं। ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों को बचा दूं और बाद में मुझ पर यह इल्जाम आ जाए कि मैंने तुम जैसे खतरनाक लोगों को बचाया है। हमें तुम्हारी शर्त याद है, जगमोहन बोला, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बाद में वायदे से पीछे ना हटना। यह तो तुमने देखा ही है कि हमारा निशाना कभी नहीं चूकता। यादव का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पुलिस कमिश्नर कंवरपाल यादव को मैं धमकी दे सकता हूँ? अरे भाई, मैं तो अचूक निशाने के बारे में बात कर रहा था। दोबारा मेरे सामने अपने निशाने की तारीफ न करना। यादव की आवाज़ में सख्ती थी। ठीक है, नहीं करूँ। तभी उसके कानों में इंजन की आवाज़ पड़ी। जगमोहन ने बात अधूरी छोड़कर फौरन दूरबीन उठाई और आंखों पर लगा दी। दूर सड़क से उन्हें हल्के नीले रंग की कार आती दिखाई दी, जो कि विदेशी थी। एक कार तो आ रही है। आंखों पर दूरबीन चढ़ाए जगमोहन बोला। यही उन्हीं आने वाले लोगों की कार होगी। देवराज चौहान बोला। भीतर कितने हैं? 1 से ज़्यादा हैं। अपनी ड्यूटी पर डटे रहो। हमें उस कार को रोकना है जिसमें सिर्फ एक आदमी हो। चंद ही पलों में कार उनके सामने सड़क से गुजरती चली गई। कोई ज़रूरी तो नहीं कि किसी कार में एक ही आदमी हो, यादव कह उठा। हो सकता है आने वाली सब कारों में 1 से अधिक आदमी हों।
तुम्हारी बात सही हो सकती है। देवराज चौहान ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। 11 बजे छठी कार निकली, उसमें 3 आदमी थे। ऐसे कब तक बैठे रहोगे? यादव बोला। कोई भी कार ऐसी नहीं मिलेगी कि आने वाला इकलौता शख्स ही हो। देखते हैं, नहीं तो 2 आदमियों वाली कार को पकड़ेंगे, देवराज चौहान ने कहा। 1:30 बजे 14वीं कार आई। जगमोहन आंखों पर दूरबीन लगाकर देखते हुए थक चुका था। बहरहाल इस बार उसने दूर से ही देख लिया कि कार चालक अकेला है। यह सफ़ेद रंग की लंबी विदेशी कार थी। अकेला है, जगमोहन खुशी से चिल्लाया। कार में एक ही आदमी है। देवराज चौहान और यादव फौरन खड़े हो गए। जगमोहन ने दूरबीन फेंक दी। तीनों के हाथों में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वरें चमकने लगी। तुम यहीं ठहरो, देवराज चौहान ने यादव से कहा। मैं और जगमोहन जाएंगे। दोनों आगे बढ़े। रिवॉल्वरें कुछ समय के लिए जेबों में पहुंच गई। चंद ही क्षणों में वह सड़क पर थे। सफ़ेद विदेशी कार भी काफ़ी समीप आ चुकी थी। दोनों सड़क के बीच इस प्रकार खड़े थे कि कार साइड से निकल भी नहीं सकती थी। साथ ही दोनों कार को रुकने का इशारा किए जा रहे थे। कार की गति धीमी हुई और 4 गज पहले ही वह रुक गई। कार में 40 वर्षीय सेहतमंद व्यक्ति मौजूद था। वही कार ड्राइव कर रहा था। खूबसूरती से अपने बाल बना रखे थे। इस प्रकार 2 व्यक्तियों को सड़क के बीच कार रुकवाते पाकर उसकी आंखों में असमंजसता के भाव आ गए थे। कार रुकते ही जगमोहन सामान्य गति से आगे बढ़ा। देवराज चौहान भी आगे बढ़ा। बोनट के पास पहुंचते ही दोनों अलग अलग दिशाओं में घूमते हुए कार की खुली खिड़कियों पर पहुंचे और उसी पर दोनों के हाथों में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वरें चमक उठी। कार वाला चौंका। ड्राइविंग सीट की तरफ जगमोहन था। कौन हो तुम लोग? कार वाले ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वही जिसके लिए तुम यहाँ इकट्ठे हो रहे हो। जगमोहन दांत पीसकर गुर्राया और रिवॉल्वर की नाल उसके गाल से सटा दी। देवराज चौहान? उसके होठों से निकला। फालतू बात नहीं, जगमोहन पूर्वता लहजे में बोला। हमें तुम्हारी कार बहुत पसंद आई, फौरन नीचे उतरो। उसने गाल से सटे रिवॉल्वर की नाल की चुभन और ज़्यादा महसूस की। फिर आंखों की कोरों को घुमाकर दूसरी खिड़की से भीतर झांकती देवराज चौहान की रिवॉल्वर देखी। दोनों रिवॉल्वरों पर साइलेंसरों का मतलब वह समझता था। सुना नहीं? नीचे उतरो, जगमोहन ने दांत किटकिटाकर कहा और रिवॉल्वर की नाल उसके गाल पर रखते हुए नाल खोपड़ी से सटा दी। नाल जोर से लगने के कारण भीतरी गाल फूट गया और होठों से खून बहने लगा। इन लोगों के घिराव में अचानक ही आ जाने के कारण वो कुछ पस्त हो गया था। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। मुंह में भर आया खून सड़क पर ही थूका। रिवॉल्वर कौन सी जेब में है? जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। कमर के साइड होलिस्टर में। कहने के साथ ही उसने हाथ बढ़ाया तो जगमोहन एकाएक खतरनाक अंदाज में कह उठा। अपनी जगह जमा रहे हरामजादे, अपने अस्थि पंजर खामखा मत हिला। जितना कहा जाए उतना ही कर, वरना भेजा उड़ा दूंगा। उसका बढ़ता हाथ रुक गया। माफ़ करना, वह घबराया सा बोला। मैं तो तुम्हारे लिए रिवॉल्वर निकाल। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि जगमोहन ने उसकी कमर के साइड होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर देवराज की तरफ उछाल दी। देवराज ने रिवॉल्वर हवा में ही थामी और अपनी जेब में डाल ली। दूसरी रिवॉल्वर? जगमोहन ने दांत किटकिटाए। नहीं है। अन्य हथियार? और कुछ भी नहीं है। चल। जगमोहन ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर में घुसेड़ दी। सड़क के किनारे बनी झाड़ियों के पार चल। वह हिला और धीमे धीमे चलने लगा। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? चलते हुए उसने घबराए स्वर में पूछा। कुछ नहीं। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं। फिर छोड़ दो मुझे। जगमोहन कहर भरी हंसी हंसा। एक बात बताऊं? क्या? हमने गुंडागर्दी डिपार्टमेंट के ढेर सारे आदमियों को मारा है। तो उन्होंने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मेरा क्या करना चाहते हो? खास कुछ नहीं। अभी बोल मत साले। सुबह 6 बजे के यहाँ बैठे हैं और अब 1:30 बज रहा है। एक दाना भी पेट में नहीं गया। खाते हुए बात करेंगे। दोनों झाड़ियों के पीछे यादव के पास जा पहुंचे। देवराज कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठा। कार पहले से ही स्टार्ट थी। उसे गियर में डाला और पैडल दबाकर स्टीयरिंग मोड़ दिया। कार के पहिए घूमे और सड़क से उतरकर ढलान पार करके कुछ आगे जाकर पेड़ों के बीच उसने कार रोकी और बाहर निकलकर एक सिगरेट सुलगाई।
यहाँ पीपल, नीम, आम और भी कई तरह के पेड़ों ने अपनी छांव फैला रखी थी। कहीं कहीं छन छन कर सूर्य की रोशनी नीचे धरती पर पड़ रही थी। ठंडी हवा बहुत ही भली लग रही थी। कुछ ही क्षणों में जगमोहन और यादव उस आदमी को लिए वहां आ पहुंचे। उसका चेहरा भयपूर्ण ढंग से सफेद हुआ पड़ा था। आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। सूखे होठों पर वह बराबर जीभ फिराए जा रहा था। यादव ने उसकी तलाशी ली और कोई हथियार न मिला। क्या नाम है तेरा? देवराज ने सख्त निगाहों से उसे देखा। राजन चौधरी, उसने जल्दी से कहा। कहाँ से आया है तू? कलकत्ता से। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट में कब से है? 15 सालों से। अब कितनी उम्र है तेरी? 40 साल। तेरे घर में कौन कौन है? बीवी और 2 बच्चे। डिपार्टमेंट में तेरी क्या पोजीशन है? एक इलाके का ओहदेदार हूँ और बोर्ड की मीटिंग का मेंबर भी। राजन चौधरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? बात क्या है? जगमोहन ने रिवॉल्वर की नाल जोर से उसके कंधे पर मारी। ज्यादा बात नहीं, जो पूछा जाए सिर्फ वही बोल। देवराज ने राजन चौधरी से वह बात पूछी जिसकी उसे आने वाले वक्त में जरूरत महसूस हो सकती थी। राजन चौधरी सख्ते किसी हालत में था। बेशक वह खतरनाक इंसान था, लोग थर थर कांपते थे उससे, परंतु इस समय बिल्कुल बेबस था। इन लोगों ने उसे इस तरह घेरा था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ करने का मतलब था खुद को मौत के हवाले करना। वैसे भी देवराज का नाम सुनकर ही काफी हद तक ठंडा पड़ गया था। देवराज ने यादव को देखा। यादव, तुम जल्दी से मेकअप बॉक्स निकालो और जितना हो सके मेरा चेहरा, मेरा हुलिया इसके जैसा बना दो। क्या मतलब? राजन चौधरी सकपकाया। मतलब के फेर में मत पड़। जगमोहन गुर्राया। यादव ने मेकअप बॉक्स को कार के बोनट पर रखा और स्प्रे निकालकर देवराज के बालों पर करने लगा। राजन चौधरी के कुछ बाल सफेद थे। यादव ने देवराज के बाल भी कुछ सफेद कर दिए थे। राजन चौधरी हक्का बक्का खड़ा था। आधे घंटे में यादव ने हर वह बात देवराज में पैदा कर दी जो राजन चौधरी में नजर आ रही थी। चेहरा भी काफी दुरुस्त कर दिया था। यह बात जुदा थी कि सिर्फ 60% चेहरा ही राजन चौधरी जैसा हो सका था। अगर राजन चौधरी का कोई खास ही नजदीकी व्यक्ति मिले तो फौरन कह सकता था कि यह राजन चौधरी नहीं, कोई और है। राजन चौधरी की समझ में अब सब कुछ आने लगा था। कपड़े उतारो, देवराज चौहान ने पीछे होठों से उससे कहा। इनकार की गुंजाइश नहीं थी। राजन चौधरी ने कपड़े उतार दिए। बदन पर सिर्फ अंडरवेयर रह गया। देवराज ने अपने कपड़े उतारकर राजन के कपड़े पहने। कपड़े उस पर बिल्कुल ठीक जचे थे। राजन की सेहत देवराज जैसी ही थी। फिर उतारे कपड़ों की जेबें खाली करके सारा सामान देवराज चौहान ने जेबों में भरा। मैं क्या पहनूं? तुम्हारे कपड़े पहन लूं? राजन बोला। वह अब पूरी तरह समझ चुका था कि देवराज चौहान कौन है और यह लोग उसकी जगह मीटिंग में घुसना चाहते हैं, परंतु उसे पूरा विश्वास था कि मीटिंग में पहचान लिया जाएगा कि वह नहीं देवराज चौहान है, क्योंकि कई लोग उसे पुराना जानते थे। तुम्हें अब पहनने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? राजन चौधरी एकाएक घबरा उठा। उसी पल जगमोहन के हाथ में थमी रिवॉल्वर से शोला निकला और उसकी खोपड़ी फोड़ता हुआ निकल गया। राजन का मृत शरीर कटे वृक्ष की भांति नीचे जा गिरा। देवराज चौहान ने कंवरपाल यादव और जगमोहन को देखा। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग कृष्णलाल के यहाँ जाओ और मेरा इंतजार करो। काम खत्म होते ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम यह मत समझना कि वहाँ पर तुम्हें डिपार्टमेंट का आदमी राजन चौधरी समझा जाएगा। मेकअप ज़्यादा बढ़िया नहीं है, यादव बोला। जवाब में देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर जगमोहन से कहा, मेरा बैग कार में पड़ा है। कहने के साथ ही जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में डाली और तेजी से जंगल में एक तरफ बढ़ गया। 3 मिनट बाद कार पर वापसी हुई। उनके समीप ही कार रोककर नीचे उतरा तो हाथ में एयर बैग थमा था। देवराज चौहान ने उससे एयर बैग लेकर भीतर झांका। बैग में टाइम बम, हैंड ग्रेनेड और भी कई तरह के विस्फोटक पदार्थ थे। यह सारा सामान यादव ने अपने दम पर इकट्ठा किया था। बैग बंद करके देवराज चौहान ने उसे राजन चौधरी की सफ़ेद कार में रखा। मैं चलता हूँ। कंवरपाल यादव ने सिर हिलाया, जबकि जगमोहन बोला, अपना ध्यान रखना। देवराज चौहान मुस्कुराया। जाने लगा तो जगमोहन ने टोका, तुमने जूते तो राजन चौधरी वाले पहने नहीं। जूते मेरे अपने ही सही हैं। किसी और के जूते पहनने से चलने फिरने में कठिनाई अवश्य आएगी। जा रहा हूँ।
आज रात काम करूंगा। आशा है कि कल सुबह कृष्णलाल के यहाँ मुलाकात होगी। कहने के साथ ही देवराज चौहान राजन चौधरी की सफ़ेद विदेशी कार में बैठा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते कार सड़क पर पहुंची और तेजी से आगे बढ़ गई। यादव ने सिगरेट सुलगाई। चेहरे पर सोच के भाव थे। जगमोहन ने नीचे पड़ी राजन चौधरी की लाश पर निगाह मारी। यादव, हमें भी सोचना है कि हमें कैसे काम करना है। अभी बहुत वक्त पड़ा है। यादव ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। कृष्णलाल के यहाँ चलकर ही कुछ सोचेंगे। सही कह रहे हो, सबसे पहले तो खाना खाना है। जगमोहन मुस्कुराया। तुम्हारा क्या ख्याल है जगमोहन? एकाएक यादव ने कहा। देवराज चौहान पीठ पर गोली खाकर मरेगा या सीने पर? जगमोहन ने यादव को घूरा। यादव? जगमोहन ने एकाएक शब्द चबाकर जहरीले स्वर में कहा। देवराज चौहान मरेगा तो पीठ पर गोली खाकर, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसके सामने आकर उसके सीने पर गोली मार सके। कंवरपाल यादव के होठों पर अजीब सी मुस्कान बिखरती चली गई। सम्राट होटल रोजमर्रा की भांति शांत था, परंतु भीतर हद से ज्यादा हलचल थी। होटल में बाहरी यात्री भी ठहरे हुए थे, परंतु उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि भीतर क्या हो रहा है। पहली मंजिल पर किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। होटल के मुख्य फाटक पर दरबानों के अलावा 3 अन्य व्यक्ति चाक चौबंद अवस्था में खड़े थे। कार पार्किंग तो वहीं थी, परंतु आज खास आने वाले व्यक्तियों के लिए अलग हटकर पार्किंग बनाई गई थी, जहां पर कुछ कारें मौजूद थी। तभी होटल के फाटक पर सफेद रंग की लंबी विदेशी कार पहुंची। वहां मौजूद 3 में से 2 व्यक्ति फौरन कार की तरफ लपके। गुड नून सर। स्टीयरिंग सीट पर बैठे देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। आपका शुभ नाम सर? एक ने जेब से लिस्ट निकालते हुए पूछा। राजन चौधरी, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। उसने लिस्ट में लिखे राजन चौधरी के नाम पर निशान लगाया और दूसरे को इशारा किया। दूसरा तुरंत कार का दरवाजा खोलकर भीतर बैठ गया। चलिए सर। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। बगल में बैठा व्यक्ति उसे कार पार्किंग तक ले गया। देवराज चौहान ने कार का इंजन ऑफ किया और बैग पकड़कर बाहर निकलने लगा तो वह व्यक्ति बोला, बैग मुझे दे दीजिए सर। कोई ज़रूरत नहीं, देवराज चौहान ने भारी स्वर में कहा और बैग सहित नीचे आ गया। दूसरा व्यक्ति भी कार से बाहर आया। आइए सर, उसने आदर भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान उसके पीछे चलते हुए होटल के भीतर प्रवेश कर गया। उसके साथ किसी और को पाकर होटल का हर कर्मचारी चुस्त नजर आने लगा। लिफ्ट के सहारे वह लोग पहली मंजिल पर पहुंचे। देवराज चौहान ने लिफ्ट के करीब और सीढ़ियों के करीब खड़े सब व्यक्तियों को देखा, जो कि उसके हाथों सबसे पहले मरने वाले थे। वह व्यक्ति देवराज चौहान को साथ लेकर एक कमरे में पहुंचा। खूबसूरत सजा सजाया कमरा था। आप यहाँ आराम कीजिए सर। आपको जिस वस्तु की आवश्यकता हो आप मुझसे कहिए। मैं नहाने जा रहा हूँ। आधे घंटे बाद मुझे लंच चाहिए। ओके सर। देवराज चौहान के इशारे पर वह बाहर निकल गया। उसके जाते ही देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया और कमरे की तलाशी लेने लगा। 10 मिनट में उसने कमरे की एक एक वस्तु छान मारी, परंतु ऐसा कुछ न मिला जो उसे पसंद न होता। फिर वह नहाने चला गया। आधे घंटे बाद वह व्यक्ति पुनः आया। साथ में वेटर था, जो कि खाने की बड़ी ट्रे टेबल पर रखकर चला गया था। सर, किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो तो बेल बजा दीजिएगा। कितने लोग आ गए हैं? ज़्यादातर आ गए हैं। शाम तक सब आ जाएंगे। हम लोगों के लिए कोई खास मैसेज? नो सर, बस हमें इतना ही आदेश था कि आप सबको इज्जत के साथ ठहराया जाए और कह दिया जाए रात 10 के बाद मीटिंग होगी। सही समय वक्त पर बता दिया जाएगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम जाओ। लंच के बाद मैं नींद लूँगा। अगर कोई खास बात न हो तो मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। राइट सर। वह बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने लंच करने के बाद हथियारों वाला बैग खोल लिया। घंटा भर वह हथियारों में ही व्यस्त रहा। फिर थोड़ी देर आराम करने की सोचकर बेड पर जा लेटा। कुछ ही देर में उसकी आंखें लग गई। 5 बजे देवराज चौहान की आंखें खुली। वह उठा और तैयार हुआ। बेल बजाई तो वही व्यक्ति पुनः हाजिर हो गया। मेरी कार में, कहता कहता देवराज चौहान ठिठक गया। राजन चौधरी अपने साथ कपड़े अवश्य लाया होगा, बैग या सूटकेस, ब्रीफकेस में, जो कि यकीनन कार में नहीं था। यानी कि वह कार की डिग्गी में होगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वह बैग था या ब्रीफकेस।
सिर हिलाकर देवराज चौहान बोला, चाय ले आओ। ओके सर। वह बाहर निकल गया। उसके जाने के आधे मिनट बाद देवराज चौहान बाहर निकला और लिफ्ट तक पहुंचा। लिफ्ट के पास खड़े दोनों व्यक्तियों ने आदर भरे ढंग से लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया। लिफ्ट से वह नीचे पहुंचा और फिर पार्किंग में खड़ी सफेद कार के पास चाबी लगाकर डिग्गी खोली। डिग्गी में बड़े साइज का ब्रीफकेस मौजूद था। उसने जेब में मौजूद चाबियों के गुच्छे में से चाबी लगाकर ब्रीफकेस खोला तो बीच में 2 जोड़ी कपड़ों को मौजूद पाया, यानी कि उसका विचार ठीक निकला। ब्रीफकेस सहित वह अपने कमरे में आया तो उसने उस व्यक्ति को वहां मौजूद पाया। चाय का कप टेबल पर रखा था। सर, वह व्यक्ति ब्रीफकेस देखते ही बोला, मैं आपकी सेवा के लिए ही हाजिर हूँ। मुझे कह देते, ब्रीफकेस मैं ला देता कार से। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरी पुरानी आदत है, जहाँ तक हो सके अपना काम खुद किया जाए। जवाब में वह सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। सब आ गए? लगभग सब। 1-2 बचे हैं, वह भी आने ही वाले होंगे। ठीक है, देवराज चौहान बोला, तुम जाओ। वह चला गया। देवराज ने सोचों में व्यस्त चाय समाप्त की, फिर ब्रीफकेस से कपड़े निकालकर पहने, फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोला और बाहर झांका। सारी गैलरी सुनसान पड़ी थी। सिर्फ वह चारों ही नजर आ रहे थे, जो 2 लिफ्ट के पास और 2 सीढ़ियों पर खड़े पहरेदारी कर रहे थे। चंद सेकंड वह आसपास देखता रहा, फिर उसने सिर भीतर करके दरवाजा बंद कर लिया। जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका साइलेंसर उतारा और रिवॉल्वर को साफ करने लगा। मस्तिष्क में खतरनाक योजना पनप रही थी कि कैसे इन लोगों का सफाया करना है। उसके बाद 9 बजे उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही सुनसानी। कोई आ जा नहीं रहा था। नीचे से आवाजें अवश्य आ रही थी। देवराज चौहान बाहर निकला और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट के पास खड़े दोनों खतरनाक व्यक्तियों के समीप पहुंचकर ठिठका। लिफ्ट में चलो, उसने दोनों से कहा। क्या? उसके शब्दों पर दोनों हैरान हुए। कुछ बातें करनी है, लिफ्ट में चलो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। उनको किसी प्रकार का कोई शक न हुआ। वह दोनों लिफ्ट में प्रवेश कर गए। देवराज चौहान ने लिफ्ट में कदम रखते ही पलक झपकते ही रिवॉल्वर निकाली और दांत भींचकर 2 बार ट्रिगर दबाया। साइलेंसर लगा होने के कारण 2 बेआवाज फायर हुए। एक की खोपड़ी उड़ गई और दूसरे की गर्दन। रिवॉल्वर जेब में रखकर वह बाहर निकला और सीढ़ियों पर खड़े दोनों के पास पहुंचा और शांत स्वर में बोला, मेरे साथ आओ। कहाँ? वह दोनों भी हैरान हुए। लिफ्ट में, वह दोनों तुम्हें बुला रहे हैं, सामान उठाना है। देवराज चौहान ने यह बात इतने सहज भाव में कही कि किसी प्रकार का शक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दोनों देवराज चौहान के साथ आगे बढ़ गए। लिफ्ट के करीब पहुंचते ही, इससे पहले कि वह भीतर का नजारा देखते, देवराज चौहान ने दोनों की बाहें पकड़ी और तीव्र झटके के साथ दोनों को लिफ्ट में धकेल दिया। इससे पहले कि वह संभल पाते, देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उन्हें शूट कर दिया। अगले ही पल वह नीचे गिरे पड़े थे। देवराज ने लिफ्ट के भीतर बोर्ड पर लगे लॉक का स्विच दबाया और लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए। अब लिफ्ट का आसानी से खुलना या आसानी से ऊपर नीचे सरकना संभव नहीं था। यह काम करके देवराज पलटा और सामने वाले बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने बाहर लगी बेल बजाई। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। थोड़ा सा उसमें चेन लॉक लगा नजर आ रहा था। दरार में से एक आंख और एक चेहरे के थोड़े से हिस्से ने बाहर झांका। मैंने तो समझा था वेटर होगा, तुम कौन हो? एक हल्की सी पिट की आवाज के साथ देवराज के हाथ में थमे रिवॉल्वर की नाल से गोली निकली। उसका उधड़ता हुआ चेहरा गायब हो गया। धड़ाम से उसके गिरने की आवाज आई। तड़पते हुए उसका शरीर दीवार से टकराया और दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो गया। देवराज दांत भींचे आगे बढ़ा। इस समय वह मौत का फरिश्ता लग रहा था। अगले कमरे के दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजाई। दरवाजा खुला। खोलने वाला 50 वर्षीय व्यक्ति था। यस, क्या चाहिए? चाहिए नहीं, देने आया हूँ, देवराज ने सर्द लहजे में कहा। कौन हो तुम? वह सतर्क हो गया। देवराज चौहान। इसके साथ ही उसने पीछे कर रखी रिवॉल्वर सामने की और रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन से सटाकर ट्रिगर दबा दिया। पल भर में ही उसकी गर्दन की धज्जियां उड़ गई। मांस के सहारे गर्दन दाईं तरफ लटकने लगी। वह धम से नीचे जा गिरा। उसकी लाश दहशत सी पैदा कर रही थी। देवराज ने दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ा। फिर उसने तीसरे दरवाजे पर बेल दी। दरवाजा खुला।
खोलने वाला 35 बरस का था। भीतर से आती आवाजें देवराज के कानों में पड़ी। वह समझ गया कि इसे अन्यों की तरह शूट नहीं किया जा सकता। कौन हो? राजन चौधरी, तुम्हारे बगल वाले कमरे में ठहरा हूँ। बोर हो रहा था तो यहाँ आ गया। लगता है भीतर महफिल जमी है। वह मुस्कुराकर पीछे हट गया। तुम भी आ जाओ, वक्त बिताने के लिए ताश खेल रहे हैं। देवराज भीतर प्रवेश कर गया। भीतर 2 आदमी बैठे थे जो कि ताश के साथ साथ बियर का भी मजा ले रहे थे। आश्चर्य से उसे दोनों ने देखा। कौन है यह? एक ने दरवाजा खोलने वाले से पूछा। हम में से ही है। उसने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। तुम्हारे चेहरे की कुछ कुछ झलक राजन चौधरी से मिलती है। वह कलकत्ता का माल है। तुम कहाँ के हो? देवराज चौहान फौरन सतर्क हो गया। राजन चौधरी से शक्ल मिलती है? दरवाजा खोलने वाला बोला। अरे भाई, यह है ही राजन चौधरी। असंभव, उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझ पर नहीं विश्वास तो इसी से पूछ लो। वह हंसा। मुझे तो लगता है कि बियर का सरूर बोल रहा है और तुम इसे पहचान नहीं पा रहे हो। उसने देवराज चौहान को देखा। तुम राजन चौधरी हो? नहीं। कौन हो? देवराज चौहान। कहने के साथ ही देवराज के हाथ में रिवॉल्वर प्रकट हुई। ट्रिगर दबा और गोली उसकी खोपड़ी में जा धंसी। दूसरे ने रिवॉल्वर के लिए अपनी जेब में हाथ मारा। उसकी भी खोपड़ी फट गई। जिसने दरवाजा खोला था वह बाहर की तरफ भागा। देवराज एड़ियों के बल पलटा, ट्रिगर दबाया। वह मृत अवस्था में खुले दरवाजे की दहलीज पर जा गिरा। देवराज ने उसे टांग से पकड़कर भीतर घसीटा और बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। गैलरी में निगाह मारी। वह पहले की तरह सुनसान पड़ी थी। देवराज वापस अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद करके चैम्बर पुनः भरा और रिवॉल्वर जेब में डालकर बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोए। फिर मुंह साफ करके सिगरेट सुलगाने लगा। आने वाले कुल 18 थे। 5 को उसने मार दिया था। एक वह खुद था, यानी कि राजन चौधरी, जो कि दोपहर को ही मर गया था। बाकी बचे 12। देवराज को पूरा विश्वास था कि इन 12 को भी इसी प्रकार खत्म कर देगा। न कोई यहाँ बचेगा और न ही यहाँ होने वाली गुंडागर्दी की जड़ रहेगी। सिगरेट समाप्त करके वह निकलने की सोच ही रहा था कि बेल बजी। देवराज ने दरवाजा खोला। आने वाला वही व्यक्ति था। चेहरे पर घबराहट हावी थी। क्या हुआ? देवराज उसके चेहरे को देखते ही बोला। तुम घबराए हुए क्यों हो? खैरियत तो है? अच्छा हुआ आप ठीक हैं। गड़बड़ हो गई सर। किसी ने हमारे 5 मेहमानों को मार दिया है। लिफ्ट भी लॉक है। मुझे शक है कि पहरा देने वाले 4 व्यक्तियों को मारकर लिफ्ट में बंद कर दिया गया है। यह काम देवराज चौहान का ही हो सकता है। हैरानी है कि इतने सख्त पहरे में से गुजरकर वह भीतर कैसे आ गया। आप दरवाजा भीतर से बंद कर लीजिए सर। मैं आखिर के 2 कमरे चेक कर लूं कि वहां ठहरे मेहमान सही सलामत हैं कि नहीं। भारी गड़बड़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज इसी फ्लोर पर या फिर सीढ़ियों की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया है। मैं अभी उसकी तलाश करवाता हूँ। वह बच नहीं सकेगा। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। जल्दी जल्दी कहकर वह आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और दरवाजा बंद कर लिया। यानी कि जिस खेल की नींव उसने डाली थी वह खेल 5 के बाद ही खत्म हो गया था। सब सतर्क हो चुके थे। अब उन्हें इस प्रकार नहीं मारा जा सकता था। कुछ ही पलों में सब जगहों में गुंडागर्दी डिपार्टमेंट के आदमी फैले होंगे। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली। अभी कुछ नहीं किया जा सकता था। शोर शराबा मच गया था। आने वाले वक्त की हवा देखकर ही कुछ करने के बारे में सोचा जा सकेगा। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। देवराज चौहान सतर्क हो गया। उसने जेब में पड़ी रिवॉल्वर टटोली और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। देवराज ने दरवाजा खोला तो सामने उसी व्यक्ति को खड़े पाया। उसने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। सर, अब घबराने की कोई बात नहीं। होटल का और इस फ्लोर का जर्रा जर्रा घेर लिया गया है। उसने जल्दी से कहा। आपके पास आने का कारण यह था कि मुझे मैसेज मिला है कि सब मेहमानों को खबर कर दूं कि होटल के बेसमेंट हॉल में फौरन मीटिंग अरेंज की गई है। आप तैयार रहिए। मैं अन्यों को खबर करके अभी जाता हूँ। एक एक करके सबको वहीं पहुँचना है। तुम आ जाओ, मैं तैयार हूँ। अभी आया सर। उसने सिर हिलाया और फौरन आगे बढ़ गया। देवराज ने दरवाजा बंद किया और पलटा। चेहरे पर क्रूरता से भरी कालिमा विराजमान थी। दांत पर दांत भिंच गए। एकाएक वह भयानक सा दिखने लगा था। आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठा था।
400 गज के दायरे में छोटा मगर खूबसूरत हॉल था, बिल्कुल फिल्म हॉल की तरह। सामने कुर्सियां और एक तरफ बड़ा सा स्टेज बना हुआ था। तेज रोशनी के कारण आंखें चुंधिया रही थी। कुर्सियों पर खामोशी से 13 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें से एक देवराज चौहान था, राजन चौधरी के वेश में। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। लाने वाला उन्हें छोड़कर चला गया था। दरवाजा बंद हो चुका था। तभी बगल वाला दरवाजा खुला और 50 वर्षीय व्यक्ति स्टेज पर आ खड़ा हुआ। सब सावधान हो गए। कई पलों तक वहां पैना सन्नाटा छाया रहा। दोस्तों, एकाएक वह बोला, साहब ने खुद यहाँ आना था, परंतु अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। मैं उनका प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। बहरहाल बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि देवराज चौहान ने हमारे 5 मेहमानों की जान ले ली, जबकि हम उसी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हैरानी है कि वह हमारे सख्त पहरे तोड़कर होटल की पहली मंजिल पर मौजूद हमारे मेहमानों तक कैसे पहुंचा और अपना काम करके खामोशी से गायब हो गया। बात यहीं तक होती तो हम गहराई से नहीं सोचते। क्षण भर की चुप्पी के बाद वह पुनः बोला, दरअसल वहां हमारे 4 खतरनाक आदमी पहरा दे रहे थे, जिन्हें बिना किसी शोर शराबे के मारकर लिफ्ट में ठूस दिया गया। उन्हें आदेश था कि संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही बेशक गोली से उड़ा दे। वह लोग आसानी से मरने वाले नहीं थे। मरे तो धोखे में आकर मरे, और वह धोखा होटल में ठहरे हमारे मेहमानों में से कोई एक दे सकता है। सब में खुसर पुसर होने लगी। आपका मतलब कि यह खून खराबा हम में से किसी एक ने किया है? बेशक, उसने सिर हिलाया। यह काम बाहर से आकर किसी व्यक्ति ने नहीं किया, आप में से एक ने किया है। आप हम पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। दिल्ली का चमन लाल क्रोध से बोला। हमें ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं, मूलचंद रतवाल ने तीखे स्वर में कहा। स्टेज पर खड़ा आदमी हंसा। मेरी बात पर आप लोगों का क्रोध करना लाजमी है, उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, लेकिन यह सुनकर आपका क्रोध उतर जाएगा कि जिस इंसान के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वह इस समय हमारे ही बीच में है। हमारे बीच? सब चौंके। देवराज चौहान यहाँ है? देवराज चौहान का शरीर तन गया और होठ मिंच गए। मुझे तो यह संभव नहीं लगता। असंभव। स्टेज पर खड़ा व्यक्ति मुस्कुराया। मैं अभी अपनी बात को सही साबित कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में देवराज चौहान कौन है, फिर भी मैं एक मौका देवराज चौहान को देता हूँ कि वह उठकर सबके सामने आ जाए। सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई अपनी जगह से न उठा। खैर, कोई बात नहीं। शायद देवराज चौहान ने यह समझ रखा है कि वह यहाँ से भी बचकर चला जाएगा, लेकिन यह भूल है उसकी। यह जंग का मैदान नहीं, दिमाग का खेल है। वैसे मैं देवराज चौहान को बता दूं कि हमने होटल की पहली मंजिल की गैलरी में कैमरा फिट कर रखा था, यह जानने के लिए कि कौन आया है और कौन नहीं। ऑपरेटर अपने रूम में हमारे आदमियों के साथ टीवी के सामने बैठा गैलरी में होने वाली हर घटना को देख रहा था। परंतु देवराज चौहान ने सब कदम इतनी जल्दी उठाए कि बचाव में हम कुछ भी ना कर पाए। अभी हमने मीटिंग नहीं बुलानी थी, बुलाई तो सिर्फ इसलिए कि देवराज चौहान को यहाँ हम बिना शोर शराबे के आसानी से गिरफ्त में ले सके। देवराज चौहान के चेहरे पर कुटिलता से भरी मुस्कान फैलती चली गई। उसकी पैनी निगाह स्टेज पर खड़े व्यक्ति पर थी। अगर अब भी देवराज चौहान अपनी जगह से न उठा तो मजबूरन हमें खुद उसकी निशानदेही करनी पड़ेगी। देवराज चौहान फिर भी अपनी जगह से नहीं उठा। स्टेज पर खड़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और बोला, आप सब अपनी अपनी रिवॉल्वरें निकाल ले, देवराज चौहान को छोड़कर। सबने रिवॉल्वरें निकाल ली। देवराज चौहान स्थिर बैठा रहा। देवराज चौहान उर्फ राजन चौधरी, अब तो खड़े हो जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देवराज चौहान चेहरे पर क्रूरता के भाव लिए उठ खड़ा हुआ। तुम हम सबको खत्म करना चाहते थे, लेकिन हमने तुम्हें ज्यादा कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। राजन चौधरी को मिलाकर तुमने हमारे 6 आदमियों की हत्या की, जिसे कि हम में से कोई भी सहन नहीं करेगा। हम तुम्हें अभी इसी वक्त तड़पा तड़पा कर बहुत बुरी मौत देंगे। सबकी रिवॉल्वरें देवराज चौहान की तरफ उठ गई थी। वह लोग कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे। मौत का सन्नाटा वहां छा गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वास्तव में? देवराज चौहान हौले से हंसा। अब मुझे बुरी मौत मरना पड़ेगा, वरना मैं तो समझता था कि सबको मार दूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं अपने कपड़े उतारना चाहता हूँ। इस बात की इजाजत तो मिलेगी? क्यों?
इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बिना कपड़ों के मरना चाहता हूँ। पल भर की खामोशी के साथ स्टेज पर खड़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, उतारो कपड़े। देवराज चौहान ने अपनी कमीज उतारी और सबके जिस्मों में सनसनीसी दौड़ती चली गई। मौत का सन्नाटा छा गया। फिर उसने जूते और पैंट उतारे। सबकी आंखों में खौफ का समुद्र उछाले मारने लगा। वह लोग सांस तक लेना भूल गए। उनके हाथों में रिवॉल्वरें जैसे मृत प्राय हो गई थी। देवराज चौहान ने विषैली निगाहों से सबको देखा। सब खौफपूर्ण निगाहों से उसे देख रहे थे। लीजिए साहब, देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, बंदा हाजिर है, अब चलाइए गोलियां, मार दीजिए मुझे। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। सब बुत से बने रह गए। स्टेज पर खड़े व्यक्ति का भी यही हाल था। और देवराज चौहान, उसके सारे जिस्म पर विस्फोटक सामग्री बंधी हुई थी। सीने पर, पेट पर, टांगों पर। उसके जिस्म पर बंधे विस्फोटक पदार्थ इतने पावरफुल थे कि अगर फट जाएं तो वह लोग तो क्या, 6 मंजिली इमारत भर भराकर नीचे आ गिरे। आसपास की इमारतों को भी क्षति पहुंचे और होटल में मौजूद व्यक्तियों में से किस्मत वाले गिनती के ही आदमी बचे। देवराज चौहान ने कटु निगाहों से सबको देखा। सोच क्या रहे हैं आप सब? गोली चलाओ, मारो देवराज चौहान को। मौत का सन्नाटा छाया रहा। कईयों ने नर्वस भाव से सूखे होठों पर जीभ फेरी। उनके हाथों में थमी रिवॉल्वरें कांप कर नीचे झुक गई थी। उन्हें डर था कि कहीं गलती से ट्रिगर न दब जाए। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। उसकी जहरीली निगाहें सब पर फिर रही थी। दांत सख्ती से पिचे हुए थे। सिगरेट बंद कर दो, एकाएक बंबई का चेतन दास चिल्ला उठा। सिगरेट का अंगारा तुम्हारे जिस्म पर बंधे बारूद पर पड़ सकता है। देवराज चौहान जोरों से हंस पड़ा। घबराते क्यों हो? अब हम सबकी जान एक साथ बंधी हुई है। जैसे तुम्हें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह मुझे अपनी। सबके दिल धाड़ धाड़ पसलियों से बज रहे थे। तुम में से किसी की भी चलाई गोली मुझे लगी तो मेरे जिस्म पर बंधा विस्फोटक सामान फट जाएगा। मेरे अंडरवेयर में से ऐसे शक्तिशाली बम है जो फटे तो मलबे में मिली ईंटों का भी चूरा हो चुका होगा। मेरे जिस्म पर बंधा विस्फोटक सामान इस तरह के 2 होटलों को उड़ाने के लिए भी ज़्यादा है। समझे ना आप लोग? अगर मैं मरा तो उसी पल मेरे साथ साथ आप सब भी मर जाएंगे। मौत की घंटी बजी तो हम सबके लिए बजेगी। जिसे अपनी जिंदगी से प्यार ना हो वह बेहिचक मुझ पर गोली चला सकता है। सबकी भय से भरी निगाहें देवराज चौहान के जिस्म से बंधे हुए बारूदी सामान पर फिर रही थी। तुमने अपने बारे में नहीं सोचा कि तुम भी नहीं बचोगे? स्टेज पर खड़े व्यक्ति ने कहा। उसके स्वर में भरभराहट थी। मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए एक एक शब्द चबाकर कहा, मैं तो मरा हुआ आया था। अगर यह सामान न लाता तो अब तक तुम लोगों ने शिकारी कुत्तों के समान मेरे जिस्म से खाल तक नोच लेनी थी। यह सब तो मैंने अपने बचाव के लिए किया है, और अगर मरूं तो तुम लोगों को साथ लेकर मरूंगा। कोई कुछ कहता भी तो क्या? चेतन दास घबराते हुए पुनः चिल्लाया, भगवान के लिए सिगरेट बंद कर दो। क्यों अपने साथ हम सबको बेमौत मारना चाहते हो? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसल दी। चेतन दास ही नहीं, सबने चैन की सांस ली। तभी स्टेज पर खड़ा व्यक्ति नर्वस भाव से बोला, तुमने हमारे डिपार्टमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जाने कितनों की जानें ली हैं। हमारे बेहद खास आदमियों को मार दिया। तुम्हारा जुर्म ऐसा है कि तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। फिर भी वक्त की हालात को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि तुम महीन दिमाग के इंसान हो और हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आ सकते हो। हम तुम्हें मोटी तनख्वाह के साथ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा ओहदा देने की पेशकश रखते हैं। चाहो तो केशवपुरम को तुम्हारे हवाले कर सकते हैं। ऊपर वाले तुमसे महीना लेते रहेंगे। मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी बात पसंद आएगी। इसमें तुम्हें भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। यह ऐसी ऑफ़र है जिसे कि कोई भी समझदार आदमी न कबूल नहीं कर सकता। देवराज चौहान व्यंग से हंसा। मैं तुम्हें समझदार नजर आता हूँ? उसने कुछ न कहा। देवराज चौहान को घूरता रहा। जो इंसान अपने जिस्म पर बम और खतरनाक विस्फोटक सामग्री बांधकर आ जाए वह कभी भी समझदार नहीं हो सकता। बल्कि समझदार तो आप सब लोग हैं जिन्होंने मेरी बेवकूफ़ी के आगे गोली चलाने का इरादा छोड़ दिया। तुम्हें बहुत बढ़िया ऑफर दी जा रही है, दिल्ली के इंदर सेन ने ऊंचे स्वर में कहा। ऐसी ऑफर को छोड़ना अक्लमंदी नहीं। कहा ना, मैं समझदार नहीं। देवराज का लहजा सर्द हो उठा। तुम चाहते क्या हो? चेतन दास ने गहरी सांस लेकर पूछा।
देवराज ने आगे बढ़कर अपनी पैंट उठाकर उसकी जेब से साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। तुम लोग कुल मिलाकर 13 हो। मैं 10 की जान लेकर 3 को जिंदा छोड़ूंगा। तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। देवराज ने स्टेज पर खड़े व्यक्ति को इशारा किया। तुम भी नीचे आकर इनमें शामिल हो जाओ। बेवकूफ़ी मत करो, हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून। देवराज ने दांत किटकिटाए। जल्दी करो, यह भी मेरी दरियादिली है कि 3 को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। वह 3 खुशकिस्मत कौन होंगे यह तो 10 के मरने के बाद ही मालूम हो सकेगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी या किसी प्रकार की कोई चालाकी करने की चेष्टा की तो अपने जिस्म पर बंधे बारूद पर गोली चला दूंगा। अपनी मौत का तो मुझे कोई गम नहीं। सिर पर कफन बांध कर निकला हूँ। मेरे साथ तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैंने जो कहना था कह दिया। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। तभी ताराचंद कपाड़िया स्टेज पर खड़े व्यक्ति से बोला, तुम भी हमारे पास आ जाओ। वह स्टेज छोड़ने पर हिचकिचाया। सुना नहीं तुमने? कपाड़िया गला फाड़कर चिल्लाया। स्टेज से नीचे आकर हम में शामिल हो जाओ। किसी एक की गलती हम सबकी जान ले लेगी। मैंने जो कहा है फौरन करो। हम में से 3 को छोड़ा जा रहा है। हमारे लिए यही बहुत है। क्या मालूम उन तीनों में से एक मैं ही हूँ। नीचे आओ। स्टेज पर खड़ा व्यक्ति कांपती टांगों से आगे बढ़ा और एक तरफ बनी सीढ़ियों से उतरकर उनके बीच आ खड़ा हुआ। सबकी आंखों में मौत का खौफ लहरा रहा था। चेहरे हल्दी के समान पीले पड़े हुए थे। निगाहें देवराज के बदन से लिपटे भयानक से नजर आने वाले बारूद पर टिकी थी। कभी कभार उनकी निगाहें उसके जिस्म पर मौजूद अंडरवियर पर चली जाती, जिसके लिए देवराज ने कहा था कि अंडरवियर में पावरफुल 2 बम हैं। अंडरवियर के उभार दर्शा रहे थे कि वहां पर कुछ न कुछ अवश्य है। देवराज ने ताराचंद कपाड़िया से कहा, यहाँ पर एक तुम ही हो जो मुझे समझदार लगते हो। सबको दीवार के साथ लाइन में खड़ा करो और खुद भी उनके साथ लाइन में खड़े हो जाओ। ताराचंद कपाड़िया को नई जिंदगी मिली। वह समझ गया था कि देवराज उसे छोड़ देगा। अगले ही पल कपाड़िया किसी मास्टर की भांति सबको डांटता हुआ लाइन में खड़ा करने लगा। आधे मिनट में ही सब थर थर कांपते लाइन में दीवार के साथ सटे खड़े थे। चेहरों पर मौत की सफेदी लिपटी पड़ी थी। देवराज उनके सामने 10 कदमों की दूरी पर आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा चट्टान की मानिंद सख्त हो चुका था। आंखें अंगारों के समान दहकने लगी थी। जबड़ों में कसाव आ गया था। लाइन में खड़े 13 के 13 कांप रहे थे। देवराज ने रिवॉल्वर को पकड़कर दोनों हाथों से सीधा किया। उसी पल उसका ट्रिगर दबता चला गया। बेआवाज 6 गोलियां निकली और लाइन में एक साथ खड़े 6 की खोपड़ियों की धज्जियां उड़ गई। तरह तरह की आवाजें करते उनके शरीर नीचे जा गिरे। सातों बच्चे थर थर कांपने लगे। अपने साथियों की उड़ी खोपड़ियां देखकर उनके जिस्म में मौत की झुरझुरी दौड़नी आरंभ हो गई थी। देवराज ने बहुत शांत मुद्रा में चैम्बर खोला, जो कि खाली हो चुका था। नीचे पड़ी पैंट की जेब में से गोलियां निकालकर उसने चैम्बर पुनः भरा। तभी मांगेलाल कांपते स्वर में चिल्ला पड़ा, चैम्बर में 4 गोलियां भरो। तुमने 3 को छोड़ना है। हम साथ हैं। देवराज जहरीली हंसी हंसा। 3 गोलियां चैम्बर में बचाकर रखना कोई गुनाह तो नहीं है। मैंने यह तो नहीं कहा था कि जब 10 को मारूंगा तो रिवॉल्वर का चैम्बर खाली होगा। सबने मौत के भय से सूखे होठों पर जीभ फेरी। देवराज ठीक तो कह रहा है। कपाड़िया ने जल्दी से उसकी बात में सहमति जताई। वह अपनी जान बचाने का भरसक प्रयत्न कर रहा था। देवराज ने रिवॉल्वर सीधी की। एक साथ 6 गोलियां बिना आवाज के चली। लाइन में खड़े 6 की खोपड़ियां फटती चली गई। धाड़ धाड़ वह नीचे जा गिरे। मौत का नंगा नाच देवराज चौहान ने खेला था। 12 व्यक्तियों को पलक झपकते ही मार दिया था। चैम्बर पुनः खाली था और एकमात्र ताराचंद कपाड़िया लाशों के बीच खड़ा थर थर कांप रहा था। उसके होठों पर सूखी पपड़ियां जम गई थी। चेहरा मौत के भय से जर्द पड़ गया था। टांगे स्पष्टता थर थर कांप रही थी। देवराज ने हंसकर कपाड़िया को देखा। कपाड़िया के होठ हिले। बोलता भी तो क्या, घबरा रहे हो? देवराज पुनः ठंडी हंसी हंसा। घबराओ मत। अगर मैंने तुम्हें मारना होता तो कब का मार दिया होता। तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या? कपाड़िया के होठों से लड़खड़ाते शब्द निकले। देवराज ने मुस्कुराकर सहमति से सिर हिलाया। ताराचंद कपाड़िया की सांसें धीरे धीरे वापस लौटने लगी। तुमने तो 3 को छोड़ने को कहा था। 3 को? देवराज चौहान जोरों से हंसा और चैम्बर खोलकर उसे पुनः भरने लगा। पागल तो नहीं हो गए तुम? मैंने सिर्फ 1 को छोड़ने को कहा था और तुम्हें छोड़ दिया।
मैंने ठीक कहा ना? कपाड़िया ने फौरन सहमति से सिर हिला दिया। उसे औरों से क्या, अपनी जान बच गई, यह बहुत था उसके लिए। देवराज ने चैम्बर बंद किया। मेरे ख्याल में अब यहाँ से चला जाए, देवराज चौहान बोला। ताराचंद कपाड़िया ने सहमति में सिर हिला दिया। देवराज ने नीचे पड़े कपड़े उठाकर पहने, फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर सिगरेट सुलगा ली। ताराचंद एकाएक कांप कर बोला, प्लीज सिगरेट मत जलाओ, अंगारा तुम्हारे जिस्म पर बंधे बारूद को छू गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। चिंता मत करो, देवराज गंभीर स्वर में बोला। मुझे भी इस बात का पूरा ध्यान है कि अंगारा मेरे जिस्म से न टकराए। अगर टकरा गया तो भगवान ही मालिक है। देवराज लापरवाही से हंसा, फिर कष्ट लेकर कह उठा, बाहर कहाँ से निकलना है? वहीं से जहाँ से आए हैं। तुम अपने चेहरे को ठीक करो, तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम घबराए हुए हो, देवराज ने कठोर लहजे में कहा। जिसे गड़बड़ होने का नहीं भी शक होगा उसे भी खामखा शक हो जाएगा। ताराचंद कपाड़िया जल्दी से अपने चेहरे पर छाए भय के भावों को दूर करने की चेष्टा करने लगा। वह दरवाजा कैसे खुलेगा? मैं यहाँ से पहले भी आ चुका हूँ। दरवाजे के समीप ही गुप्त बटन है, उसे दबाने पर दरवाजा खुल जाएगा। बाहर 2 गार्ड खड़े होंगे। अगर हम 2 बार बटन दबाकर बाहर निकले तो दरवाजा हमारे निकलते ही बंद हो जाएगा। गार्ड भीतर की हालत नहीं देख सकेंगे। ठीक है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ऐसा ही करना। चलें? कपाड़िया ने अब अपनी हालत पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। दोनों आगे बढ़े। देवराज ने रिवॉल्वर जेब में ठूस ली थी। दरवाजे के पास पहुंचे। कपाड़िया ने दीवार की शक्ल का न दिखने वाला बटन दबाया तो दरवाजा फौरन खुलता चला गया। दोनों तेजी से बाहर निकले। बाहर 2 गार्ड मौजूद थे। इससे पहले कि वह भीतर झांकते दरवाजा पुनः बंद हो गया। अंदर मीटिंग चल रही है, कपाड़िया रोबीले स्वर में बोला। जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक भीतर वालों को कोई डिस्टर्ब न करे। यस सर। देवराज चौहान और कपाड़िया आगे बढ़ गए। जगमोहन और कंवरपाल यादव ठीक समय पर सम्राट होटल पहुंच गए थे। मेकअप से चेहरों पर वह बदलाव ले आए थे। होटल में आकर दोनों ने अपने अपने तौर पर छानबीन की और 20 मिनट बाद निर्धारित टेबल पर मिले। क्या रहा? जगमोहन ने उसे देखा। उन लोगों ने पहली मंजिल पर ठहरना था। देवराज चौहान भी वहीं होगा, परंतु वहां नहीं पहुंचा जा सकता। तगड़ा पहरा है। आज लिफ्ट से किसी भी कस्टमर को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। अगर कोई लिफ्ट में ऊपर जाना भी चाहता है तो उसे पिछवाड़े की लिफ्ट की तरफ भेज दिया जाता है, जो कि सीधी तीसरी मंजिल पर रुकती है, उससे पहले नहीं। यादव ने गहरी सांस लेकर कहा। ठीक कह रहे हो तुम, जगमोहन व्याकुलता से कह उठा। सीढ़ियों पर पहली मंजिल पर 2 गनमैन खड़े हैं। वह पल भर के लिए भी वहां किसी को ठहरने नहीं दे रहे। आओ और सीधे ऊपर चढ़ते जाओ। मेरे ख्याल से हम देवराज चौहान के लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इस कदर सख्त पहरा है कि पकड़े गए तो गए। जगमोहन दांत पीसकर रह गया। दोनों होटल में ही घूमते रहे, कभी कॉफ़ी शॉप पर तो कभी डिनर हॉल या बार रूम में। 1.5 घंटे बाद अचानक ही उन्हें माहौल में तब्दीली महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे एकाएक पहरा बढ़ा दिया गया हो, सख्ती बढ़ गई हो। दोनों सतर्क हो गए। कई होटल में घूमते हुए वहां मौजूद लोगों पर निगाहें मारने लगे। मुख्य दरवाजे पर एकाएक 4 गनमैन आ खड़े हुए थे। गड़बड़ है, यादव बड़बड़ाया। भारी गड़बड़ है। जगमोहन की निगाहें आसपास घूम रही थी। तगड़ा पहरा कर देने का मतलब है कि भीतर कुछ हुआ है और करने वाला देवराज चौहान ही हो सकता है। अब क्या किया जाए? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यादव ने गहरी सांस लेकर भारी स्वर में कहा। इन हालातों में देवराज चौहान की मदद करने की कोशिश की तो हम खामखा ही फंस जाएंगे, लेकिन वह खतरे में हो सकता है। वह तो है ही, अगर हमने कुछ किया तो हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। जगमोहन विवशता से होठ भींचकर रह गया। देखते रहो, यादव हाथ मलकर बोला। शायद कुछ करने का मौका मिल जाए। वैसे मुझे लगता नहीं कि मौका मिलेगा। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से यादव को देखा, परंतु बोला कुछ नहीं। होटल से बाहर निकलना है ना? ताराचंद कपाड़िया साथ चलते हुए फुसफुसाया। बिल्कुल, बाहर निकलना है, देवराज चौहान बोला। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन लोगों की मौत के पश्चात केशवपुरम की क्या स्थिति होगी? तुमने डिपार्टमेंट के कई खास लोगों को खत्म कर दिया है। अब केशवपुरम में इनका होल्ड समाप्त हो गया है। यहाँ के हालातों को संभालने वाला कोई नहीं रहा।
तुम लोगों का बॉस कौन है? बॉस? मेरा मतलब है कि गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का मालिक। मैं नहीं जानता। मेरा ख्याल है कि उसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। बहरहाल वह जो कोई भी है खतरनाक इंसान। कोई मामूली इंसान इतनी खतरनाक संस्था को नहीं चला सकता। तुम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते? कहा तो, उसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। रास्ते में कई लोग मिले जिन्होंने उन्हें सलाम मारा। दोनों चलते हुए ग्राउंड फ्लोर के कॉमन हॉल को पार करते हुए मुख्य द्वार की तरफ बढ़े। तभी देवराज चौहान की निगाह जगमोहन और यादव पर पड़ी, जो कि मेकअप में थे, परंतु उसने उन्हें फौरन पहचान लिया था। देवराज चौहान मुंह घुमाकर कपाड़िया के साथ आगे बढ़ता चला गया। यादव और जगमोहन ने भी देवराज चौहान को देख लिया था। मुख्य द्वार के समीप पहुंचते ही चारों गनमैन उसके सामने आ गए। दोनों ने प्रश्न भरी निगाहों से उन्हें देखा। हमें ऊपर से आदेश है कि होटल में आने वाले किसी भी खास मेहमान को होटल से बाहर न निकलने दिया जाए, उनमें से एक ने कहा। क्यों? हम नहीं जानते, हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं, दूसरा बोला। लेकिन हमें तो ऊपर वालों ने ही किसी काम के लिए बाहर भेजा है, देवराज चौहान बोला। ऐसी हालत में तुम हमें नहीं रोक सकते। हमें रोकने का पूरा अधिकार है। ऊपर से हमें आदेश मिलेगा तो उसी हालत में हम आप लोगों को बाहर जाने देंगे। ताराचंद कपाड़िया के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर गोली चल गई और देवराज चौहान को लग गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अपनी जिस जान को बचाने की चेष्टा कर रहा था उसे भी नहीं बचा पाएगा। तुम लोग ऊपर वालों से हमारे बारे में पूछ सकते हो, देवराज चौहान बोला। ठीक है, चौथा बोला। आप लोग एक तरफ खड़े हो जाइए, मैं पूछ कर आता हूँ, कहने के साथ ही वह अन्य दिशा की तरफ बढ़ा। सुनो, देवराज चौहान ने उसे पुकारा। वह ठिठका, पलटा। उसी वक्त देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर प्रकट हुई और शोले उगलने लगी। 1, 2, 3। चौथे की बारी में रिवॉल्वर क्लिक होकर रह गई। चैम्बर खाली हो चुका था। चौथे ने फौरन अपनी गन सीधी की। इससे पहले कि वह देवराज चौहान पर फायर कर पाता, वहां गोलियों के धमाके गूंजे। उसे गन को संभालते पाकर कपाड़िया ने रिवॉल्वर निकालकर धड़ाधड़ 4 फायर उस पर कर दिए। उधर सारा नज़ारा देखते ही जगमोहन और यादव ने अपनी रिवॉल्वरें निकालकर एक साथ फायर किए, जो कि उसकी पीठ पर लगे। गन सहित चौथा भी नीचे गिरा। फायरों की आवाज़ ने भगदड़ मचा दी थी। देवराज चौहान और कपाड़िया बाहर की तरफ भागे। उनके पीछे पीछे कंवरपाल यादव और जगमोहन भी थे। बाहर आते ही जगमोहन चीखा, तुम लोग बाहर की तरफ निकलो, मैं कार लेकर आता हूँ। देवराज चौहान, कपाड़िया और यादव बाहर की तरफ भागते चले गए। होटल के फाटक से निकले ही थे कि पीछे से जगमोहन कार लेकर आ पहुंचा। तीनों जल्दी से कार में बैठे। जगमोहन ने तूफानी गति से कार आगे बढ़ा दी। तभी होटल के फाटक से 2 कारें इतनी तेज गति से बाहर निकली कि उलटते उलटते बची। फिर अगले ही पल वह कारें देवराज चौहान वाली कार के पीछे थी। दोनों कारें खतरनाक आदमियों से भरी हुई थी। कार की खिड़कियों से गनों के नाले स्पष्ट झलक रही थी। अगले ही पल उन नालों से शोले निकलकर आगे जा रही कार की तरफ लपके। एक आध कार से टकराया, बाकी इधर उधर छितर गए। कार में मौजूद चारों चौंके, गर्दनें घुमाकर पीछे की ओर देखने लगे। फौरन ही उन्हें आदमियों से भरी 2 कारों का आभास हो गया। हे भगवान! कपाड़िया मन ही मन कांप उठा। उसकी आंखों के सामने देवराज चौहान के जिस्म से बंधा बारूद घूमने लगा। अब क्या होगा? देवराज चौहान ने कपाड़िया को देखा। कपाड़िया, यह सब तेरे भाई बंद है, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। कपाड़िया थूक निगल कर रह गया। चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। जगमोहन के दांत पर दांत खिंच चुके थे। कार की स्पीड बहुत तेज हो गई, परंतु पीछे लगी कारों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी। फासला बराबर बना हुआ था। कई पलों तक कोई कुछ न बोला। यह तो बहुत सारे हैं। ताराचंद कपाड़िया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास आधी खाली हो चुकी रिवॉल्वरों के सिवाय है ही क्या? है, यादव के होठों से निकला। कार की डिग्गी में 3 गनें मौजूद हैं। आते समय हम लेते आए थे। उनसे इनका मुकाबला किया जा सकता है। देवराज चौहान की आंखों में वहशी चमक विद्यमान हो गई। यादव, वह बोला। हाँ, अगले किसी मोड़ पर जगमोहन कार धीमी करेगा, तुम उतर जाना। क्यों? यादव ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। हम इन लोगों से निपट लेंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत, मेरी ज़रूरत यहाँ भी है। यादव बात काटकर दृढ़ता से बोला। सारा मामला तुमने ही निपटाया है,
अब थोड़ा सा काम मुझे भी करने दो। तुम्हारे बिना भी यह काम पूरा हो सकता है, हम कर लेंगे। उनसे निपटने की सोचो, मेरी परवाह मत करो। यादव ने बात समाप्त की। तभी ताराचंद कपाड़िया बोल पड़ा, देवराज, अगले मोड़ पर मुझे उतार देना। तुम्हें? क्यों? मेरा अब क्या काम है? कपाड़िया जल्दी से सूखे स्वर में कह उठा। मेरा काम तो तुम्हें इस हॉल से बाहर, होटल से बाहर निकालना था। वह मैंने पूरा तो कर दिया। देवराज चौहान उसकी बात काट कर बोला, लेकिन हमारे पीछे जो तेरे रिश्तेदार लगे हैं उनसे नहीं मिलेगा तू? मैंने मिलकर क्या करना है? वह तो तेरा उनसे मिलना तो हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। देवराज चौहान कड़वे स्वर में हंस पड़ा। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का ओहदेदार जो तू हुआ, अब कहाँ हूँ? कपाड़िया भरे स्वर में बोला, तुम्हारा साथ देकर मैं डिपार्टमेंट का गद्दार बन गया हूँ। मुझे जाने दे देवराज चौहान। चुप। देवराज चौहान कुर्राया। तू साथ रहेगा मेरे, समझा? साथ रहेगा। जब गोली मुझे लगने लगेगी तो मैं तुझे आगे कर दूंगा। तू भी गुंडागर्दी डिपार्टमेंट की कील है। मेरे मन में तेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं। ताराचंद कपाड़िया सहम कर अपने आप में सिमट गया। उसकी आंखों में मौत का आतंक अब गहरा होने लगा। देवराज चौहान ने पीछे निगाह मारी। दोनों कारें बस सतूर पूरी हिम्मत के साथ पीछे लगी हुई थी। उनका इरादा पीछा छोड़ने का नहीं था। जगमोहन, देवराज चौहान पलटकर गुर्राया, कार को शहरी इलाके से दूर कर लो। मैं नहीं चाहता कि हम लोगों की लड़ाई में बेगुनाह नागरिक मारे जाएं। किधर को लूं? जगमोहन भिजे दांतों से बोला, शहर से बाहर किसी जंगली पहाड़ी इलाके में। देवराज चौहान का स्वर खतरनाक हो उठा। उन दोनों कारों में कम से कम 12-15 आदमी हैं और जाहिर है उनके पास हद से ज़्यादा खतरनाक हथियार होंगे। ऐसे काम के लिए खाली जगह का होना ज़रूरी है। जगमोहन ने पूरा एक्सीलेटर पैडल दबा दिया। तभी यादव गंभीर स्वर में बोला, तुम सही कह रहे हो देवराज चौहान। इस समय वह लोग हमें मारने के लिए हर तरह की जान की बाजी लगाकर खतरनाक खेल खेलेंगे और इसमें हमें भी नुकसान हो सकता है। उन लोगों को कम नहीं आंका जा सकता। अगर यह लोग, ताराचंद कपाड़िया फुस स्वर में बोला, गुंडागर्दी डिपार्टमेंट की मौत के दस्ते से संबंध रखते हैं तो यह हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या मतलब? देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। डिपार्टमेंट ने स्पेशल मौत का दस्ता बना रखा है। यह वह लोग हैं जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं। उन्हें जो काम सौंपा जाता है वह अपनी जान देकर भी पूरा करते हैं। देवराज चौहान के जबड़े कसते चले गए। पहला मौका मिलते ही हमें डिग्गी से गनें हासिल करनी है और तुम कपाड़िया, तुम किसी गन की तरफ देखोगे भी नहीं, समझे? क्यों? कपाड़िया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। डिग्गी में 3 गनें हैं, वह हम तीनों ही लेंगे, तुम नहीं। देवराज चौहान के होठों से मौत का सा स्वर निकला। मैं नहीं चाहता कि गन तुम्हारे हाथ में हो और उसका रुख पलटकर हमारी तरफ हो जाए। ऐसा नहीं होगा। कपाड़िया हकला उठा। मैं? चुप। ज़्यादा बात है तो तू रिवॉल्वर से काम चलाएगा, समझा? और हर समय मेरे पास रहेगा। तू मेरे से 10 गज से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, समझा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देवराज चौहान की दाईं हथेली उसकी गर्दन पर जा टिकी। मेरा मतलब है कि तेरे शरीर पर बारूद है। एक भी गोली लग गई तो तेरे साथ मैं भी जाऊंगा। कपाड़िया की आंखें गीली हो गई। मेरे साथ रहकर तो तू फिर भी बच सकता है। अगर तूने इनकार किया या कोई चालाकी की तो वक्त से पहले मर जाएगा। तभी जगमोहन ने रफ्तार के साथ मोड़ काटा। कार में बैठे तीनों पल भर के लिए एक दूसरे से टकराए, फिर संभल गए। कार को मैंने केशवपुरम की सीमा पर जाने वाली सड़क पर डाल दिया है। वहाँ पर जंगल और छोटे छोटे पहाड़ी पत्थर हैं। वह जगह बढ़िया रहेगी। हद से ज़्यादा जगमोहन का स्वर खतरनाक भावों से भरा पड़ा था। दोनों कारें रफ्तार के साथ पीछे लगी हुई थी। यदा कदा उनकी तरफ से गोलियों की बौछार कार की तरफ आती, परंतु कार से टकरा नहीं पाती। जगमोहन अंधाधुंध कार आगे भगाए जा रहा था। उसके दांत पर दांत जमे हुए थे। 15 मिनट के बाद एकाएक वह गुर्राया। हम केशवपुरम की सीमा पर आ चुके हैं। आगे कच्ची पहाड़ी है। मैं कार को पहाड़ी पर उतार दूंगा। कार रुकते ही हमें फौरन पोजीशन लेनी पड़ेगी। वह लोग हमसे ज़्यादा पीछे नहीं हैं। जगमोहन के शब्दों को सुनते ही वह सब लोग सावधान हुए। बंद पलों के पश्चात ही जगमोहन ने खतरनाक ढंगों से स्टीयरिंग घुमाया। कार की दाईं तरफ के पहिए पल भर के लिए हवा में उठे रह गए। फिर कार सीधी होकर सड़क के किनारे नजर आ रही पगडंडी पर उतरती चली गई।
चारों तरफ जंगल ही जंगल था। हवा में नमी जंगल की ही वजह का कारण थी, परंतु वहां छाया अंधेरा उन लोगों के लिए दिक्कत भी पैदा कर सकता था और उन्हें फायदा भी हो सकता था। चारों आनन फानन नीचे उतरे। यादव ने जल्दी से कार की डिग्गी खोलकर उसमें से गनें निकाली। एक गन फौरन जगमोहन ने थामी, दूसरी देवराज चौहान ने, तीसरी यादव ने। ताराचंद कपाड़िया हसरत भरी निगाहों से गनों को देखता रह गया। अपनी रिवॉल्वर निकाल ले गधे, देवराज चौहान कुर्राया। कपाड़िया ने फौरन रिवॉल्वर निकाल ली। तभी सड़क पर कारों की हेडलाइट चमकी। जल्दी से पोजीशन ले लो, पीछे आने वालों को एक एक को भून के रख देना है। दबे स्वर में देवराज चौहान गुर्रा उठा। एक तरह से यह गुंडागर्दी वालों की आखिरी कोशिश होगी हमें मारने के लिए। उनकी इस कोशिश को असफल करना है हमें। यादव और जगमोहन गनों सहित अंधेरे में सरक गए। कपाड़िया मेरे साथ आ, मरता क्या न करता। कपाड़िया देवराज चौहान के पीछे हो गया। कुछ गज आगे जाकर दोनों ने पेड़ के मोटे तने के पीछे आड़ ले ली। तू सामने वाले पेड़ के पीछे जा, हमारा एक साथ रहना ठीक नहीं, देवराज चौहान ने कपाड़िया से कहा। उसकी निगाहें उन कारों पर थी जो उनकी कार के समीप आकर रुक गई थी। उनकी हेडलाइट जंगल को दूर तक रोशन कर रही थी। मैं वहाँ जाऊँ? कपाड़िया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। जल्दी मर, वहाँ मेरे सिर पर ही खड़ा रहेगा। वो उधर चला जाऊँ? वहाँ पर भी तो पेड़ हैं। तू कहीं भी जा, लेकिन मुझसे 10 गज से ज़्यादा दूर न जाना, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। 11वें गज तक पहुँचा तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। ताराचंद कपाड़िया ने थूक निकली। एक बात बोलूं? जल्दी कह। तभी देवराज चौहान को हेडलाइटों की जलती रोशनी के पीछे कुछ शरीरों के हिलने का आभास हुआ, यानी कि वे लोग कारों से बाहर निकलने शुरू हो गए थे। तुमने? कपाड़िया बोला। अपने जिस्म पर बारूद तो उन लोगों के लिए बांधा था, वह किस्सा तो खत्म हो गया। अब तुम्हें अपने जिस्म से बारूद उतार फेंकना चाहिए। जरा सोचो तो, अगर कोई गोली तुम्हें लगी, जो कि आसानी से लग सकती है, तो तुम्हारे शरीर के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे, तुम्हारा बदन बोटियों में तब्दील हो जाएगा। अब कारों की हेडलाइटों की रोशनी में वह स्पष्ट नजर आने लगे थे। दोनों कारों की लाइटें जल रही थी। पिछली कार की लाइट आगे वाली कार से निकलने वालों की स्थिति स्पष्ट दर्शा रही थी। पहली कार वाले पिछली कार की रोशनी में ठीक निशाने पर थे, आसानी से उनका सफाया किया जा सकता था। कपाड़िया, देवराज चौहान ने गन सीधी करते हुए कहा, अगर मैंने बारूद अपने जिस्म से उतारा तो पीछे से तू भी मुझे गोली मार सकता है। सामने वाले से तो मैं निपट सकता हूँ, परंतु पीछे की तरफ आंख नहीं है, इसलिए पीछे की तरफ, यानी कि तेरे पर निगाह नहीं रख सकता, तुझसे नहीं निपट सकता। भगवान कसम, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो, अगर देवराज चौहान को अपने दुश्मनों पर विश्वास करने की आदत होती तो कब का मेरा नामो निशान मिट चुका होता। कपाड़िया, देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर कहर भरी निगाहों से उसे देखा, फिर कारों की तरफ देखने लगा। वह लोग निशाने पर हैं और मैं उन पर फायर करने जा रहा हूँ। मेरे फायर करते ही उन्हें मेरी स्थिति का आभास हो जाएगा और इधर को 50 गोलियां आएंगी, जो कि तेरे को भी लग सकती हैं। बकवास छोड़कर पोजीशन ले ले। दाईं ओर जो पेड़ है वहां जा, मैं फायर करके वहां आऊँगा और वहां से हटकर फौरन कुछ दूर पोजीशन लेंगे, समझा? हाँ। इससे पहले कपाड़िया हिलता, वहां खतरनाक आवाज गूंज उठी। कारों के पास खड़ा व्यक्ति गला फाड़कर ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कह रहा था। उसके हाथ में गन थमी हुई थी, बदन पर नीले रंग का सूट था, सिर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल दूधिया सफेद थे। देवराज चौहान, उसकी आवाज जंगल में दूर तक जा रही थी। तूने हमारे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत चोट पहुंचाई है हमें। इतना ज़्यादा तो हमने आज तक किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया। तूने तो हमारी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। इतना सब कुछ करने के बाद तू जिंदा नहीं बच सकता। हम तुझे मौत के दरवाजे तक पहुंचा कर ही जाएंगे। हमारे डिपार्टमेंट को तूने आग में झोंक दिया। केशवपुरम में हमारी सरकार को तूने मिट्टी में मिला दिया। अब तू भी मिट्टी में मिलकर रहेगा देवराज चौहान। देवराज की पैनी निगाह उस पर ही थी। गला फाड़कर चिल्लाते हुए वह आगे आ गया था और पीछे की कार की हेडलाइट में वह सिर से पांव तक स्पष्ट चमक रहा था। देवराज चौहान सर स्वर में बोला, कपाड़िया, कौन है यह? मैं नहीं जानता। कपाड़िया सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, यह तेरा ही रिश्तेदार है और तू ही नहीं जानता इसे? सच में
मैं नहीं जानता, लेकिन गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का कोई बड़ा ओहदेदार लगता है, तभी तो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पीछे आ गया। देवराज चौहान होठ सिकोड़कर उसे देखने लगा। यह तुम्हारे डिपार्टमेंट का अक्खा मालिक भी हो सकता है, तभी तो इतना तड़प रहा है डिपार्टमेंट की बर्बादी को लेकर। क्यों कपाड़िया, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, शायद हो सकता है। उसकी आवाज़ पुनः गूंजी। देवराज चौहान, मौत से बचने का सिर्फ एक मौका देता हूँ तुझे। अपने साथियों के साथ हमारे सामने आ जा। मैं तुझसे वायदा करता हूँ कि तेरे साथियों को छोड़ दूंगा और तुझे भी छोड़ दूंगा। बस तेरी टांगों को हमेशा के लिए बेकार कर दूंगा। तुझे अपाहिज बनाकर छोड़ दूंगा। तेरी जान नहीं लूंगा। सिर्फ 1 मिनट का समय देता हूँ। अगर तू सामने आ गया तो मैं अपने वायदे पर अटल रहूंगा। सिर्फ 1 मिनट। उसके बाद मेरे आदमी तुम लोगों की तलाश में लग जाएंगे और एक एक को ढूंढकर चुनकर मारेंगे मेरे आदमी। फैसला तुम्हारे हाथ में है देवराज चौहान। उल्लू का पट्टा, देवराज चौहान ने दांत पीस कर कहा और कार की हेडलाइट में नजर आ रहे उस व्यक्ति को गन के निशाने पर लेकर घोड़ा दबा दिया। गन से गोलियों की बौछार निकली और कारों की तरफ पड़ी। कई गोलियां उस बोलने वाले के शरीर में जा धंसी। उसका शरीर उछला और कार से टकराया, फिर औंधे मुंह नीचे जा गिरा। वह मर चुका था। कुछ चीखें कार के पीछे से भी गूंजी। पीछे खड़े आदमियों को भी गोलियां जा लगी थी। ढेर सारी गोलियां कारों की तरफ पड़ी और कईयों के जिस्म से टकराई। कईयों की चीखें गूंजी। अगले ही पल कारों की तरफ से गोलियों की बाढ़ उस तरफ लपकी जिस तरफ से उन पर गोलियां चली थी। परंतु तब तक तो वह लोग अपनी जगह से हट चुके थे, लेकिन बुत के समान खड़े कपाड़िया की मत मारी गई थी। देवराज चौहान के हटते ही उसने अपनी जगह न छोड़ी। वह हक्का बक्का इसलिए था कि नीले रंग के सूट वाला व सफ़ेद दाढ़ी बालों वाला, जो कि डिपार्टमेंट का कोई बहुत बड़ा ओहदेदार लगता था, वह अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण, अपनी ही मूर्खता से आसानी से मारा गया था। अगर वह कार का हेडलाइट के सामने न आता तो शायद न मरता। वह इन्हीं सोचों में व्यस्त था कि 10 गोलियां उसके जिस्म में रास्ता बनाती चली गई। कपाड़िया के शरीर को कई झटके लगे। रिवॉल्वर हाथ से छूट गई। उसके दोनों हाथ पेड़ के तने से जा चिपके। फिर वह बेदम होकर नीचे गिरता चला गया। दोनों हाथों ने इस कदर मजबूती से पेड़ के तने को थामा था कि नीचे गिरते समय पेड़ की छाल तने से उखड़कर उसकी मुट्ठियों में आ दबी थी। देवराज चौहान ने उसका अंत देखा, परंतु उसे कपाड़िया की मौत का जरा भी दुख न हुआ, क्योंकि वह भी गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का ही पुर्जा था। जहां सारा इंजन तबाह हो गया था, वहां एक पुर्जे के खत्म हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। देवराज चौहान ने गन सीधी की और कारों की तरफ निगाहें टिका दी। दोनों कारों में कुल मिलाकर 14 लोग थे। सबके सब खतरनाक हत्यारों और गुंडागर्दी डिपार्टमेंट की मौत के दस्ते से संबंध रखते थे। 14वां उन लोगों में बड़ा बॉस था और जिस आसानी से वह मारा गया, उसे देखकर उनके हौसले पस्त हो गए थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या न करें। उसके साथ 6 और मारे गए थे। वह कुल 7 बचे थे। सबने कारों की ओट ले ली थी। सुनो, यहाँ अंधेरा है। वह लोग पहले आकर यहाँ छिप गए हैं। उन्हें तो हमारी पोजीशन का पता है, लेकिन हमें नहीं मालूम वह लोग कहाँ छिपे हैं। अगर हमने यह जगह छोड़ने की कोशिश की तो तब भी उन लोगों को इस बात का आभास हो जाएगा कि हम किस दिशा में हैं। इस समय हमारी स्थिति नाजुक है। एक ने धीमे किंतु इतने ऊंचे स्वर में कहा था कि उसके साथी सुन सके। तो फिर क्या किया जाए? ओट में छिपे दूसरे ने कहा। तभी तीसरे ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? देवराज चौहान और उसके साथी बेहद खतरनाक हैं। जिस तरह देवराज चौहान ने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, वह कम हौसले का काम नहीं। हम लोग इन्हें मार पाएंगे या नहीं, यह तो बात की बात है। इससे पहले मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि इन्हें मारकर हम जाएंगे कहाँ? डिपार्टमेंट तो पूरा तबाह हो चुका है। अब हमें तनख्वाह देने वाला कोई नहीं बचा। डिपार्टमेंट के किसी आदमी को हम नहीं जानते और कोई हमें नहीं जानता। फिर इस लड़ाई का क्या फ़ायदा? क्या मतलब? मतलब यह है कि हमारी देवराज चौहान से या उसके साथियों से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहे थे, जो कि तबाह हो चुका है। बेहतर यही होगा कि हम इस लड़ाई को यहीं समाप्त करके अपने अपने रास्तों पर चल दें। कई पलों के लिए वहाँ सन्नाटा छाया रहा। शायद तुम लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई। किसी को कुछ न कहते पाकर वह पुनः बोल पड़ा। अगर ऐसा है तो हमें लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नहीं, तुम वास्तव में ठीक कह रहे हो।
दूसरी कार की ओट में छिपे व्यक्ति ने कहा, अगर हम यह लड़ाई लड़ेंगे तो बेवकूफ़ी करेंगे। जिसके लिए हम लड़ते थे वह तो मर चुका है। हमें देवराज चौहान से समझौता कर लेना चाहिए। हम डिपार्टमेंट के साथ थे, अगर डिपार्टमेंट नहीं तो खून खराबा क्यों? तो फिर देवराज चौहान से बात की जाए। हाँ, सबसे पूछ लो, सब तैयार हैं। जो आवाज़ें अब तक खामोश थी वह भी सुनाई थी। देवराज चौहान, पहला आदमी गला फाड़कर चिल्लाया। हमारा डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है। डिपार्टमेंट का जो ओहदेदार हमें यहाँ लाया था वह भी मर चुका है, इसलिए हम अब लड़ना नहीं चाहते। कई पलों की खामोशी के बाद देवराज चौहान की आवाज़ आई, तुम लोग कितने हो? 14 थे, 7 मर चुके हैं, 7 बचे हैं। ठीक है, अपने हथियार फेंको और 7 लाशों को कार की हेडलाइट के सामने रखो और खुद भी सामने आ जाओ ताकि मैं 14 की गिनती पूरी कर सकूं। वह 7 धीरे धीरे कारों की ओर से निकले। गनों को उन्होंने कंधे पर लटकाया और अपने साथियों की 7 लाशों को अंधेरे में ढूंढ ढूंढ कर कार की हेडलाइट की रोशनी के सामने रखा और फिर अपने कंधों पर लटकी गनों को उतारकर लाशों के करीब ही फेंक दिया। तुमने देखा देवराज चौहान? हाँ, देखा। देवराज चौहान का ऊंचा स्वर उनके कानों में पड़ा। अब तुम सब अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। सबने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। जगमोहन, यादव, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में चिल्लाया। हाँ, यह 7 मेरी गन के निशाने पर हैं। तुम लोग आसपास का जायजा लो कि इनका कोई आदमी घात लगाए तो नहीं बैठा। अपनी गनों को संभाले यादव और जगमोहन आगे बढ़े और सावधानी से चलते हुए आसपास का निरीक्षण करते हुए कारों तक पहुंचे। सब ठीक है और कोई नहीं है, जगमोहन ऊंचे स्वर में बोला। देवराज चौहान अपनी जगह से निकला और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उनके करीब आया और बाहर एक कदम दूर रुक गया। पीछे से यादव और जगमोहन भी निकलकर उसके पास आ पहुंचे। इससे पहले कोई कुछ कहता, कोई कुछ बोलता, देवराज चौहान ने गन को सीधा किया और गन का घोड़ा दबाते हुए गन को घुमाता चला गया। पलक झपकते ही हाथ उठाए खड़े 7 जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। यह तुमने क्या किया? यादव चौंका। यह लोग गुंडागर्दी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे और इन लोगों को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं था। देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा, जिंदा रहकर यह लोग कल को पुनः खतरा बनकर उभर सकते थे। कपाड़िया कहाँ है? एकाएक जगमोहन बोला। अपनी बेवकूफ़ी के कारण इन लोगों की गोलियों से मर गया। यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। पीछे वाली कार संभालो जगमोहन। यादव के होठों से गहरी सांस निकल गई। आखिरी 7 का मरना उसे पसंद न आया था। जगमोहन जल्दी से पीछे वाली कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट की। देवराज चौहान और यादव कार में जा बैठे। जगमोहन कार को बैक करके सड़क पर लाया, फिर उसे तेजी से शहर की तरफ दौड़ा दिया। देवराज चौहान ने पलटकर रिवॉल्वर यादव की कमर से सटा दी। यादव सकपका उठा। यह क्या मतलब हुआ? सिर्फ सावधानी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने गुंडागर्दी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को खत्म कर दिया है, शायद ही कोई बचा हो। केशवपुरम में फिलहाल इस डिपार्टमेंट को संभालने वाला कोई नहीं है, सब बेलगाम हो चुके हैं। तुम्हारे लिए यह सबसे बढ़िया मौका है। अपनी पावर का इस्तेमाल करो और केशवपुरम को अपने काबू में कर लो। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट के खतरनाक लोगों को गोली से उड़ा दो और अन्य को गिरफ्तार कर लो। समझ गए ना मेरी बात? यादव ने समझने वाले ढंग से सिर हिलाया। यह काम तुमने फौरन न किया तो यह डिपार्टमेंट फिर से पनप सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी गलती होगी। मैं ऐसा करूँगा, लेकिन रिवॉल्वर तुमने मेरी कमर में क्यों लगा रखी है? इसलिए कि सारा काम ठीक तरह से निपटा जानकर कहीं तुम मुझे भी रास्ते से साफ करने की चेष्टा न करो। देवराज चौहान हंसा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तुमने तो जान पर खेलकर मेरी सहायता की है। मैं पुलिस वालों का भरोसा नहीं करता। कार रोको जगमोहन। जगमोहन ने साइड में कार रोक दी। नीचे उतरो। हम आधे घंटे में केशवपुरम से बाहर होंगे। गलती से भी हमें पकड़ने की कोशिश न करना। निश्चिंत रहो, मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। यादव मुस्कुराया। तुमने गुंडागर्दी डिपार्टमेंट वालों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। बाकी मामला मैं खुद ही निपटा लूँगा। अपना वायदा याद है ना तुम्हें? जगमोहन बोल पड़ा। याद है, यादव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नमस्कार बंधु, अलविदा, फिर मिलेंगे, जगमोहन ने कहा और कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान ने कार का दरवाज़ा बंद कर लिया। कृष्णलाल के यहाँ? हाँ, देवराज चौहान ने जवाब दिया।
हुलिया दुरुस्त करके अपना 7.5 लाख उठाकर जल्दी ही केशवपुरम से बाहर निकल चलना है। हमारा यहाँ ज़्यादा देर टिकना अब ठीक नहीं। कृष्णलाल घर पर नहीं मिला, ना ही मीना वर्मा। पूरा घर छान मारा उन दोनों ने। आखिरकार टेबल पर पड़ा एक कागज हाथ लगा, जिस पर चंद लाइनें लिखी हुई थी। देवराज चौहान और जगमोहन जी, नमस्कार। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसी की गोली खाकर आप लोग मर चुके होंगे। अगर जिंदा आ गए तो यह पत्र अवश्य पढ़ेंगे। आप दोनों को यह जानकर खुशी होगी कि मीना वर्मा मुझसे शादी करना चाहती है। मैं खुद भी खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हूँ। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। किसी हवादार जगह हमारा हनीमून मनाने का इरादा है। 7.5 लाख रुपए का शुक्रिया, वह हम दोनों के बहुत काम आएगा। आप लोगों का वफादार कृष्णलाल। पत्र पढ़ते ही देवराज चौहान के होठों से हंसी निकल गई। क्या हुआ? जगमोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। खुद ही पढ़ लो। पत्र पढ़ते ही जगमोहन चहक उठा। मुझे पहले ही पता था वह घटिया पॉकेट मार ऐसा ही करेगा। जगमोहन दांत पीसकर कह उठा, ले गया ना सारा माल, रह गए ना हम खाली के खाली। जो गया सो गया। देवराज चौहान ने अपने कपड़े उतारते हुए कहा, अपना हुलिया ठीक करो और निकल चलो। लेकिन वह कृष्णलाल 7.5 लाख ले उड़ा है। मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। वह बोलते बोलते उसकी निगाह देवराज चौहान के जिस्म पर बंधे बारूद पर पड़ी तो जगमोहन सकपका उठा। यह सब क्या है? इसी के दम पर तो मैं वहां से जिंदा बचकर आया हूँ। और अगर फट जाता तो? जगमोहन मन ही मन बड़बड़ा उठा। बेकार चीज कभी नहीं फटती। देवराज चौहान हंसा। बांधने से पहले ही मैंने इस बारूद को बेकार कर दिया था। ओह! जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। आधे घंटे बाद दोनों पुराने हुलिये में कार में बैठे केशवपुरम की सीमा को पार कर रहे थे। जगमोहन कार ड्राइव कर रहा था और देवराज चौहान सीट पर अधलेटा सा पड़ा था। फेल्ट कैप से चेहरे को ढांपकर सोने की चेष्टा कर रहा था। रात के 3 बज रहे थे और जगमोहन, उसकी आंखों में नींद की अपेक्षा कृष्णलाल का चेहरा घूम रहा था, जो उसके 7.5 लाख रुपए ले उड़ा था। हरामजादा! जगमोहन दांत भींचकर बुदबुदा उठा। लौंडिया के चक्कर में साला 7.5 लाख बर्बाद करके रख देगा। इतनी भी अकल नहीं है कि 1 लाख 2 लाख छोड़ जाऊं। नर्क में जाएगा, नर्क में। जहान भर की जो भी गाली याद आ रही थी वह कृष्णलाल को दिए जा रहा था। चेहरे पर जैसे स्थायी क्रोध के भाव छा गए थे। अगर कृष्णलाल वहां मौजूद होता तो उसकी गालियां सुनकर 7.5 लाख रुपए शराफत से उसके चरणों में रख देता, क्योंकि गालियां थी ही इतनी जोरदार। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।